विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ। युवा नेता उस्मान हादी की हत्या पर पूरे देश में हंगामा हुआ, आगजनी हुई, हिंदुओं को फिर से टारगेट किया गया। एक हिंदू मजदूर को बेरहमी से लिंचिंग करके मार डाला गया और आज एक बार फिर से बांग्लादेश के ही एक और युवा नेता पर गोली मार दी गई। इस बार गोली का शिकार हुआ नेता बांग्लादेश की नई नवेली पार्टी एनसीपी से जुड़ा हुआ था। हालांकि उसकी जान बच गई है, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में नेताओं को गोली कौन मार रहा है? क्या यह कोई बहुत बड़ा गेम है बांग्लादेश में चुनाव रोकने का? हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में युवा नेताओं को कौन निशाना बना रहा है? उस्मान हादी के बाद एक और नेता को किसने गोली मारी? बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधियों को कौन निपटा रहा है? क्या चुनाव टालने के लिए मोहम्मद यूनुस कोई नया गेम कर रहे हैं? अभी शनिवार को ही युवा नेता उस्मान हादी का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें ढाका में भारी भीड़ उमड़ी थी। भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई, भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया और आज एक और युवा नेता को गोली मार दी गई। इसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश के इन युवा नेताओं को कौन निशाना बना रहा है? उस्मान हादी भी भारत और शेख हसीना का विरोधी था और आज जिस नेता को गोली मारी गई, ये भी शेख हसीना का विरोधी माना जाता था। यह घटना सोमवार की दोपहर को 12:15 बजे खुलना में हुई, जहां नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को घर में घुसकर गोली मारी गई। हमलावरों ने सिकदर के सिर को निशाना बनाकर फायरिंग की। सिकदर गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक सिकदर की हालत नाजुक है, गोली दिमाग तक नहीं पहुंची, जिससे उसकी जान बच तो गई, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। मोतालेब सिकदर एनसीपी की श्रमिक संस्था जातीय श्रमिक शक्ति का खुलना मंडल का सेंट्रल ऑर्गेनाइजर था और कुछ ही दिनों के भीतर वो खुलना में एक बड़ी रैली करने वाला था। पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ जो छात्र आंदोलन हुआ था, उसी से एक छात्र नेता निकला था, नाहिद इस्लाम। बांग्लादेश में जब अंतरिम सरकार बनी तो नाहिद इस्लाम सरकार का भी हिस्सा बना। फिर नाहिद ने अपनी पार्टी बनाई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी, और इस बार बांग्लादेश के आम चुनावों में एनसीपी भी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में युवा नेताओं को एक एक करके कौन निशाना बना रहा है? दरअसल हुआ ये कि इसके पहले शांति लौटती, कामकाज खुलते, दफ्तर खुलते, इन सड़कों पर ट्रैफिक जाम फिर से शुरू होता। उसके पहले ही खुलना जो इलाका है वो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट का बेस्टन माना जाता है और वहीं पर एनसीपी भी वो पार्टी जो जुलाई आंदोलन के बाद बनी। नाहिद इस्लाम जो सबसे बड़ा चेहरा, उसकी अपनी पार्टी, उसके ही एक सबसे बड़े नेता को वहां पर गोली मार दी गई। हालांकि अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और जैसे जैसे ये खबर आती है, चारों ओर फैलती जाती है, तो आप समझिए पहले इनकलाबो मंच वो आंदोलन पे था, अब एनसीपी आंदोलन पर आएगी। यहाँ पर जो बीएनपी का जो जातीय छात्र दल है वो अलग प्रदर्शन कर रहा है कि मॉब वायलेंस को रोकिए। इससे पहले उस्मान हादी को भी ऐसे ही गोली मारी गई, जिसके बाद उनकी सिंगापुर में मौत हुई। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश का माहौल बिगाड़ा जा सके और फिर चुनाव टाले जा सके? और इसका फायदा किसको मिलेगा? चुनाव टलने का सबसे ज्यादा फायदा तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को ही मिलेगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कहीं यूनुस अंदर ही अंदर कोई गेम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस्मान हादी की मौत के बाद भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाया गया। कहा गया कि इसके पीछे भारत का हाथ है, जबकि खुद बांग्लादेश की पुलिस ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रही है। उस्मान हादी की हत्या का शक इस शख्स पर है, नाम है फैजल करीम मसूद। अब इस शख्स के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। खुद बांग्लादेश की पुलिस ये मानकर चल रही है कि उस्मान हादी का शूटर फैजल करीम बांग्लादेश में छिपा हो सकता है। ढाका पुलिस कह रही है कि उनके पास ऐसी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है कि उस्मान हादी का शूटर बांग्लादेश छोड़कर भाग गया। उल्टा पुलिस ये कह रही है कि कई बार अपराधी खुद ही अपने बारे में ऐसे भागने की अफवाहें फैलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के खिलाफ फर्जी नैरेटिव बनाया गया, ये जानबूझकर फैलाया गया कि इस हत्या के पीछे भारत है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि शूटआउट से पहले एक बड़ी रकम का लेन देन हुआ है। पुलिस ने आरोपी फैजल करीम मसूद के अकाउंट में मौजूद 67 लाख टका का फंड सीज कर दिया है। ढाका पुलिस की सीआईडी ने मसूद के खातों से जुड़े 127 करोड़ टका के वित्तीय लेन देन का भी पता लगाया है। सीआईडी ने बहुत से छापे मारे हैं, जिनमें बहुत सी चेकबुक्स भी रिकवर की गई हैं।
सीआईडी ने 200 करोड़ टका की अनकैश्ड ट्रांजैक्शन से जुड़ी चेकबुक बरामद की है। यानी उस्मान हादी के मारे जाने के पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जानबूझकर उसकी हत्या को भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत के तौर पर पेश किया गया। खुद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ये मान रही है कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को पूरी तरह से संरक्षण दे रही है, जिसका नतीजा ऐसी घटनाएं हैं। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें खुलकर हिंसा कर रही हैं, जिन्होंने भारतीय दूतावास, मीडिया दफ्तरों और अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। यूनुस सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है और यहाँ तक कि सजा पाए आतंकियों को भी रिहा किया गया है। ये न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। यूनुस सरकार बाहर की दुनिया को उदार चेहरा दिखा रही है, लेकिन देश के अंदर कट्टरपंथियों को ताकत दे रही है। असल में कट्टरपंथी बांग्लादेश की पहचान से शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीब के नाम को मिटाना चाहते हैं। इसीलिए बांग्लादेश में जो भी होता है उसे सीधे भारत या शेख हसीना से जोड़ दिया जाता है। इस बार भी जब उस्मान हादी की हत्या हुई तो पूरे बांग्लादेश में हंगामा और प्रदर्शन हुआ और फिर शेख मुजीब की धरोहरों को निशाना बनाया गया। हम इस समय बांग्लादेश में उस 32 नंबर धानमंडी रोड पर हैं, जहां पर फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान का घर था। ये देखिए पूरा इलाका हिंसा आगजनी के बाद किस तरह तोड़ फोड़ दिया गया है। इस बार भी जब हिंसा की शुरुआत हुई तो लोग यहाँ पर आए। देखिए ये एक प्रोटेक्टेड साइट थी और यहीं पर शेख मुजीबुर रहमान का घर था। पूरा घर जो है अब देखिए जमींदोज कर दिया गया, निशान भी नहीं बचा। ये मुख्य इमारत थी और इस इमारत में यहीं पर शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया था। और ये दोनों जो घर थे ये उनका इलाका था, प्रोटेक्टेड साइट थी, लोग यहाँ देखने के लिए आते थे। और ये बांग्लादेश की विरासत रही है और उसके बाद उस विरासत को देखिए कैसे हिंसा के बाद तहस नहस कर दिया गया। ढाका से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए मौका चाहिए होता है। इन्होंने उस्मान हादी की हत्या को भी इसी के लिए इस्तेमाल किया। एक हिंदू मजदूर दीपू चंद दास की बेरहमी से हत्या की गई। दीपू की हत्या में हजारों लोगों की भीड़ शामिल थी, जो मार भी रही थी और तमाशा भी देख रही थी। अब पुलिस खुद ही कह रही है कि उन्हें इस बात के सबूत नहीं मिल रहे हैं कि दीपू पर जो ईश निंदा के आरोप लगे हैं वो कितने सच हैं। तारीख है 18 दिसंबर और समय है रात के 8:38। यही वो वक्त था जब वहशी भीड़ मेमन सिंह की इस फैक्ट्री से दीपू चंद्र दास को घसीटकर बाहर खींचती है। घटना के 4 दिनों के बाद इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। पहले दीपू चंद्र के बारे में झूठी अफवाह फैलाई गई कि उसने ईश निंदा की। जब हजारों की भीड़ पहुंची तो उसकी फैक्ट्री वालों ने गेट खोल दिया। देख सकते हैं कि भीड़ ने दीपू चंद्र को बाहर घसीटा और यहीं से उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद इस भीड़ ने दीपू चंद्र का जुलूस निकाला, उसे मारा पीटा और मार डाला, फिर कपड़े उतारे और उसके शव को पेड़ से टांगा और फिर मारा और फिर पेड़ पर ही उसके शव को आग लगा दी और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दीपू चंद्र पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाया गया। अब बांग्लादेश की पुलिस को इस बात के सबूत नहीं मिल रहे हैं कि दीपू चंद्र ने क्या कहा था। फैक्ट्री से कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि दीपू चंद्र ने किससे और क्या कहा। सिर्फ दीपू चंद्र पर यह झूठा आरोप लगाया कि उसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहा। बांग्लादेश की पुलिस जांच कर रही है तो उसे इस बात का कोई सबूत या गवाह नहीं मिल रहा। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा उस इलाके में पहुंचे, उस फैक्ट्री और उस सड़क पर भी पहुंचे जहां 5 दिन पहले दीपू चंद्र को बेरहमी से मारा गया। आज भी इन सड़कों पर दीपू चंद्र की हत्या के बाद सन्नाटा है। लोग कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। दीपू दास मेमन सिंह में जिस इलाके में रहता था, अपने घर से बेहद नजदीक थी उसकी कंपनी जहां पर वो था। जब उसे भीड़ पहुंची और ये आरोप लगाया कि उसने कुछ ब्लास्फेमी जो है ईश निंदा कुछ ऐसा बयान दिया है। हम उस मेमन सिंह के इलाके में चारों तरफ औद्योगिक इलाका दिखाई देता है, इंडस्ट्रियल इलाका, और हम उसी इलाकों की ओर आगे जा रहे हैं। कोशिश ये भी है कि उसके परिवार से भी मिल सके, उन जगहों को भी देख सके। तो मैं इस समय मेमन सिंह के उस इलाके से होते हुए गुजर रहा हूँ और आगे हम जाने की कोशिश कर रहे। दरअसल इसके आगे का जो रूरल बेल्ट है वो कट्टरपंथियों का इलाका माना जाता है और ऐसे में वहाँ पर जाना अपने आप में बहुत ज्यादा खतरा, खासकर परिस्थितियों को देखते हुए कि दीपू दास की हत्या के बाद किस तरह बांग्लादेश में हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। यही वो फैक्ट्री है जहां दीपू चंद्र दास की हत्या हुई। इसी फैक्ट्री पायनियर निटवेयर से घसीटकर उसे बाहर निकाला गया और फिर भीड़ ने
उसे बेरहमी से मारा। ये पायनियर नेटवर्क्स है। हम इस समय मेमन सिंह में हैं और ये बालूका का इलाका है। सबसे वोलेटाइल और हार्ड लाइनर्स का गढ़ है जहां मैं पहुंचा हूं और यहीं पर वो तस्वीरें आपने देखी थी जहां पर दीपू दास काम करता था। भीड़ निकलती है, दरवाजा खींचते उसको बाहर निकाला जाता है। एक अफवाह उड़ाई गई कि दीपू दास ने कुछ ब्लास्फेमी एक्ट कुछ बोला है बयान। हालांकि बालूका पुलिस जो जांच कर रही है वो भी ये कह रही है कि उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले इस बात को कॉर्पोरेट करने के लिए कि दीपू दास ने इस तरह का कोई बयान दिया था। और उसके बाद भी अब तक जो लोग थे वो उसे घसीट लाते हैं, मारा पीटा जाता है और उसे बाद में जला दिया जाता है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम उस जगह पर हैं जहां ये घटना हुई थी, जहां से दीपू दास की लिंचिंग हुई थी। वो यहाँ पर काम करता था। फैक्ट्री से निकालने के बाद भीड़ ने दीपू के शव को पेड़ से लटकाया था और फिर उसमें आग लगा दी। ये भरी पूरी सड़क है, अच्छा खासा ट्रैफिक है। उस दिन भी रात के समय इससे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ था, लेकिन यहाँ सड़क के बीचों बीच एक निर्दोष को धर्मांध भीड़ बेरहमी से मार रही थी और तमाम लोग दर्शक बनकर तमाशा देख रहे थे। आप देखते रहिए आज तक।